प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल अंक पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, लिखते जाएंगे तभी चीजें आपको आत्मसात होती जाएंगी। पहला घटनाक्रम है कि दिल्ली में चुनाव हुए हैं फरवरी में, और उसमें आम आदमी पार्टी की पराजय हुई। भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव, और उसमें रेखा गुप्ता बनी हैं अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री। इस घटनाक्रम को आप याद रखें। दूसरा घटनाक्रम जो आपको याद रखना है, नाम परिवर्तन किया गया। सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम के स्थान पर अब विजय दुर्ग रखा गया। वर्तमान सरकार गुलामी के प्रतीकों को हटा रही है। फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। कलकत्ते के किले का नाम फोर्ट विलियम था, उसका नाम बदल करके इसका अब वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में फोर्ट विलियम को भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय बनाया गया था, अब उसका नाम रख दिया गया विजय दुर्ग। सेकंड, आपको केवल ऐसा याद रखकर चलना है, निबंध वगैरह में काम आएगा। उत्तराखंड के पश्चात अब गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। मैं पहले भी बता चुका हूं, उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई। आप एक शॉर्ट नोट्स मेंस के लिए जरूर बनाएं, समान नागरिक संहिता क्या है और इसकी भारत को क्यों आवश्यकता है। 4 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने से देश में रामसर स्थलों की संख्या 89। कई बार मैंने रामसर स्थलों पर आपका ध्यान आकर्षित कराया है, ये कभी भी आएगा मैं कहते रहा, और देखिए इस वर्ष के निबंध में रामसर स्थल पर एक निबंध पूछा गया है। फरवरी में देश में 4 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस आशय के प्रमाण पत्र को अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड डे के अवसर पर गोंडा में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री इसे प्रस्तुत करेंगे। 4 नए रामसर स्थल कौन है? सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो बिल्कुल याद करें लिख करके, क्योंकि ये रामसर स्थल में शामिल हुआ तो महत्वपूर्ण हो गया। सहसा आपको किसी परीक्षा में प्रश्न दिखेगा, सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, क्यों आया? दिमाग काम नहीं करता, बहुत चर्चित स्थल हो गया इसलिए आया। तो सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। खेचेओपोलरी वेटलैंड सिक्किम में, और उधवा झील झारखंड में है। इतने स्थानों को शामिल करने के बाद रामसर स्थानों की पूरी सूची यहां पर दी गई है, और इनकी संख्या कितनी है? 89। फिर उत्तर प्रदेश का बजट है, छोड़ दें, आप छत्तीसगढ़ का बजट तैयार करें। आगे बढ़ जाइए। उत्तराखंड का बजट है, इसे भी आप छोड़ दें, आप छत्तीसगढ़ का बजट तैयार करें। मैं आपको बता ही रहा हूं, बजट पर ही निबंध आ गया इस वर्ष मुख्य परीक्षा में। राजस्थान का बजट है, बिल्कुल आप अपने स्टेट के बजट पे फोकस रहें, इन सब से आप बाहर आ जाएं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हमारे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की 3 दिन की तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल इन देशों की यात्राओं में उनके साथ था। ओके, जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। कौन आए थे? एमेनुएल मैक्रों। और आप मुझको टाइप करके बताएं, मैंने आपको पिछले अंक में बताया भी है, जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत किनका आगमन हुआ था। अब उसके बाद बाकी बातें तो हुई हैं, एक विशेष जगह की यात्रा की है। कहां की? समझिएगा। वीर सावरकर को जब इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था गिरफ्तार करके, तो फ्रांस के मार्सेल्स बंदरगाह पर वो जहाज से कूद पड़े समुद्र में, और तैरते हुए उन्होंने समुद्र को पार किया। एक बड़ा ही साहसिक कदम था। उस स्थल पर हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा हुई। देखिए, फ्रांस प्रवास का अगला दिन मेजबान राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के लिए निर्धारित था।
इससे पूर्व दोनों शासन प्रमुखों ने एक ही विमान में सवार होकर पेरिस से बंदरगाहों के शहर मार्सेल्स या मार्सिले के लिए उड़ान भरी, जहां फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन दोनों नेताओं ने मिलकर किया। फ्रांस में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास कहां खुल रहा है? मार्सिले। उस जगह को क्यों चुना गया? देखिए आगे। मार्सिले में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन श्री मोदी ने अर्पित किए। वीर सावरकर बहादुरी और हिम्मत दिखाते हुए ब्रिटिश बलों को चकमा देकर मार्सिले से सफलतापूर्वक निकल गए थे। तो ये भारत और फ्रांस के आपसी संबंध और हमारे प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा। फ्रांस व भारत की सह अध्यक्षता में एआई एक्शन समिट का तीसरा संस्करण पेरिस में संपन्न। तो एआई और उसका उपयोग बढ़ रहा है और एआई के उपयोग को लेकर के और इससे खतरे भी हो रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए जो ये सम्मेलन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको याद रखना है, फ्रांस व भारत की सह अध्यक्षता में एआई एक्शन समिट का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? पेरिस में। और आपको मेरी तरफ से सलाह है, जरूर इसे पालन करें। आप एआई पर एक फुल लेंथ एआई भविष्य का एकमात्र आधार या एआई उपयोग और दुरुपयोग जैसा भी आप करें, इस पर जरूर एक निबंध तैयार करें। मैंने ट्रम्पोनॉमिक्स पर निबंध आएगा कहा था, बड़ा अद्भुत लग रहा था बच्चों को, पर एज इट इज अमेरिका की टैरिफ नीति और भारत पर उसका प्रभाव इस वर्ष के मेंस में आया। भविष्य में एआई पर निबंध आएगा ही। तो एआई के लिए अभी वार्ता कहाँ हुई है? पेरिस। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रांस की यात्रा के बाद हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? अमेरिका की यात्रा पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 96वां स्थान है। ठीक है, इसे आप याद रखें। पहले नंबर पर सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश, यदि आपको याद रखना है तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश अच्छे से दिमाग में बैठा लें, डेनमार्क है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार सूची में हमारा स्थान ऊपर ही बना हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बजट हेतु भारत ने अपना योगदान नियत समय में जमा किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका जब कभी भी लिखना रहेगा तो हम अपना योगदान नियत समय पर पूरा करते हैं। इस सत्र में भी हमने 3.764 करोड़ डॉलर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दिया। और ऐसा जो हम समय पर जो हम भुगतान पूरा करते हैं, तो इसके लिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने धन्यवाद भी दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा। नाम याद रख सकते हैं बस। शेख कौन है? कतर के शेख अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत आए और आपसी संबंधों को लेकर के दोनों पक्षों में बातचीत हुई। किनके पक्षों में? भारत और कतर के बीच। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान में, मस्कट। जगह का नाम याद रखें। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान मस्कट में संपन्न हुआ। अब आइए आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर अच्छी जानकारियां लेकर के आया है, क्योंकि घटनाएं हुई हैं। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती, बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरें घटाई। इसके संदर्भ में मैं 3 बातें आपको बहुत इत्मीनान से बताना चाह रहा हूं, जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का एक बहुत प्रमुख अस्त्र है। एक होता है रेपो रेट। समझिएगा, यदि मुझसे समझाने में कुछ 19-20 हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, इकोनॉमी का सेक्शन है। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को पैसा देता है ब्याज लेकर के। बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज में पैसा देती है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को ब्याज देता है यदि वो अपना पैसा रिजर्व बैंक में रखते हैं। 3 शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। अभी हम अपना ध्यान रेपो रेट पे करते हैं। यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट को घटा रहा है तो वह बैंकों को कम ब्याज पर पैसे दे रहा है, इसलिए बैंक ग्राहकों को भी कम ब्याज पर पैसे देंगे। यानी लोन लेने पर, ऋण लेने पर कम ब्याज लगेगा।
जब लोन पर ब्याज कम लगता है तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। इससे भले ही मुद्रास्फीति में थोड़ी बढ़ावट आ सकती है, लेकिन देश में बाजारों में सरगर्मी आती है। आपको अधिक खरीदी के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया ही तो है लोन लेने के लिए प्रेरित करना। लोन पर घर, लोन पर फोन, क्या कुछ नहीं है लोन पर। लोन लेकर के आपके पास पैसे रहते भी हैं तो आप कई बार खर्च करने में हिचक जाते हैं, पर लोन पर वो चीज मिल जाती है तो आप बड़ी आसानी से उसको ले लेते हैं। तो मार्केट को पैसे के फ्लो से आगे बढ़ाने का प्रयास एक तरीका होता है और मार्केट से पैसे को खींचना ये एक दूसरा तरीका होता है। इन्हीं के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। जब एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया जाता है तो लोग बैंक में जमा रखने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो उधार महंगा हो जाता है। इस तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। फिलहाल देखिए, रेपो रेट की हमने कटौती की है। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती बैंकों ने भी अपने ब्याज दरें घटाई। 2 वर्ष से भी अधिक समय तक 6.50% के उच्च स्तर पर रही रेपो दर में अंततः 0.25% बिंदु की कटौती भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 से की है, जिससे 7 फरवरी 2025 से यह दर 6.50% से घटकर 6.25% पर आ गई। इससे बैंक भी अपने ऋणों पर ब्याज दर घटा सकते हैं, जिससे बैंक ऋणों पर ईएमआई घटने से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने से बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ा देते हैं, यानी ऋण महंगा हो जाता है, तथा रेपो दर घटने से वह अपने ऋणों पर ब्याज की दर घटा सकते हैं, यद्यपि इसके लिए यह बाध्य नहीं होते। यदि मुद्रास्फीति लक्षित सीमा से नीचे रही तो आने वाले महीनों में रेपो दर में और कमी की जा सकती है। ये एक सकारात्मक संकेत है। हमारी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में कामयाब हो रही है। किसी भी प्रकार की आलोचना और बहकावे में ना आए। इसी प्रकार नगद आरक्षण अनुपात भी होता है, जिस पर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या जानते हैं। 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने के लिए नया आयकर विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया। तो हम आयकर अधिनियम को भी सहज सरल बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये एक खतरनाक सा न्यूज है। भारत पाक संबंध या भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे न्यूज को आप याद रखें। पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश का व्यापार। बांग्लादेश का व्यापार पाकिस्तान से डायरेक्ट सरकारी स्तर पर नहीं होता था। बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग होकर के नए राष्ट्र के रूप में आया और भारत ने ही उसकी आजादी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिस्थिति ऐसी हो रही है आज कि बांग्लादेश हमारे विरोध के मार्ग पर जा रहा है और पाकिस्तान के साथ मित्रता के हाथ बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये दोनों के लिए लाभदायक नहीं है, न तो पाकिस्तान के लिए न बांग्लादेश के लिए, फिर भी दोनों ऐसा करते हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारा न्यूज है। राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग के पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए गए। मतलब जिस राज्य का स्थान वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ऊपर रहेगा उसकी वित्तीय स्थिति बड़ी ही अच्छी मानी जाएगी। सबसे नंबर 1 पर देखिए कौन है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में? उड़ीसा। और नंबर 2 पर है छत्तीसगढ़। इसलिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक याद रखें। राज्यों की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग ने एक नया राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। वार्षिक आधार पर तैयार किए जाने वाले इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की वित्तीय या राजकोषीय स्थिति का सूचकांक 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें व्यय की गुणवत्ता, यानी कितने अच्छे तरीके से आप व्यय कर रहे हैं, राजस्व जुटाना, आप कितने अच्छे तरीके से रेवेन्यू अर्ज कर रहे हैं, वित्तीय विवेक, आपका फिजिकल कितना प्रूडेंस है, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, ये जो अलग अलग इसके आधार हैं, उस आधार के आधार पर यह बताया जाता है कि किस राज्य का वित्तीय स्वास्थ्य सर्वोपरि है।
तो अब इस सूचकांक के पहले उद्घाटन अंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया। तो ऐसे न्यूज को पढ़ते समय बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ें, आपके जुबान में आ रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऐसे आपके जुबान में आ जाएगा, बार बार यहाँ वहां पढ़ेंगे। डॉक्टर अरविंद पानगढ़िया। और राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 पर उड़ीसा है 67.8 जो उसको अंक मिले हैं, और नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है 55.2 अंकों के साथ। जीडीपी में वार्षिक वृद्धि को भी आप जानते रहें। 2024-25 की राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान कहते हैं कि जीडीपी में वृद्धि अब 6.5% अनुमानित। तो हम कितनी जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लेकर के चल रहे हैं? 6.5% की वृद्धि का अनुमान लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद नवीनतम सामान्य ज्ञान में भी कुछ काम की बातें हैं जिसे आप नोट कर लें। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, बेहद महत्वपूर्ण नियुक्ति है, अच्छे से याद करें। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किनकी नियुक्ति हो गई? किनकी नियुक्ति हो गई? ज्ञानेश कुमार। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, मनु भाकर बीबीसी की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी। अब मनु भाकर का नाम तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर से इस न्यूज को सुनिए, लिखिए, याद कीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को बीबीसी ने वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, गोल्फर अदिति अशोक, पहलवान विनेश फोगाट और क्रिकेटर स्मृति मंधाना भी बीबीसी के इस पुरस्कार हेतु नामांकितों में शामिल थी, किंतु पुरस्कार के लिए 22 वर्षीय मनु भाकर का चयन किया गया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे। किसी एक ओलंपिक आयोजन में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। मनु भाकर पे 30 से 60 वर्ड्स का नोट्स भी तैयार करके रखें। भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी पुरस्कार का यह 5वां वर्ष था। भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी के वर्ष 2024 के अन्य पुरस्कारों में निम्नलिखित पुरस्कार भी दिए गए। ये सभी खिलाड़ी जो हैं एकदम सम्मानित, श्रद्धेय हैं, समझिए। पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स है ना ये, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज। इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी, कभी देखिएगा केबीसी में इनको बुलाया गया था, उस एपिसोड को देखिएगा, कैसे ये पैरा तीरंदाजी करती हैं। पैरा तीरंदाज इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज क्रिकेटर। तो इन पुरस्कारों को आप अच्छे से याद रखें। फिर ग्रेमी पुरस्कार की एक बात आ रही है सामने, तो ग्रेमी पुरस्कार में यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पाएगा तो बहुत ही सम्मान की बात हो जाती है। तो संगीत जगत के प्रतिष्ठित 67वें ग्रेमी पुरस्कार का वितरण लॉस एंजल्स में किया गया। रिकॉर्डिंग एकेडमी के वर्ष 2025 के इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका व उद्यमी चंद्रिका टंडन, जो इंदिरा नुई की बहन है, ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चेट एल्बम का पुरस्कार अपने 2 सहयोगियों के साथ साझा किया। तो चंद्रिका टंडन उद्यमी भी हैं और भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका भी हैं, जिनको ग्रेमी अवार्ड्स में एक कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, इसलिए इनका नाम आप दिमाग में रखें। ओके। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पाली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार स्मृति मंधाना को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट का सीके नायडू पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला। क्रिकेट जगत के इन पुरस्कारों को भी आपको याद रखना चाहिए। और आप क्रिकेट के सभी पुरस्कारों को याद रखते हैं, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। जिनका क्रिकेट में रुचि नहीं है वो जरूर याद रखें। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार बिल्कुल आपको याद रखना है। कम से कम सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो याद रखें। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के फिल्म जगत के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा ऑस्कर पुरस्कारों से कुछ ही दिन
पूर्व प्रतिवर्ष की जाती है। वर्ष 2025 के इन 78वें पुरस्कारों बाफ्टा पुरस्कारों का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में किया गया। ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट, फिल्म का नाम याद रखें द ब्रूटलिस्ट, निर्देशक का नाम याद रखें ब्रैडी कार्बेट, तथा एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म कॉन्क्लेव को सर्वाधिक 4 पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत मिले। कॉन्क्लेव को मिले सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के पुरस्कार शामिल हैं। इन फिल्मों को सर्वाधिक 12 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। द ब्रूटलिस्ट को मिले 4 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी के पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म द ब्रूटलिस्ट में भूमिका के लिए अमेरिकी अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा फिल्म एनोरा में भूमिका के लिए अमेरिकी अभिनेत्री मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। यद्यपि नाम सब टफ से लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग आपको लग नहीं रहा होगा, फिर भी एक बार देख लें। कभी भी किसी भी परीक्षक का मन हुआ तो ऑस्कर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ना पूछ करके वो बाफ्टा पुरस्कार पूछ देता है, तो फिर आपको तकलीफ होने लगती है। और ये एक अच्छी बात रही कि कौन सा अंक, अप्रैल अंक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम लेकर आया, पर यहाँ पर आपके पास फैक्ट का ऐसा बोझ नहीं लग रहा है। इतने तथ्य हैं जो थोड़ी देर में हमने अध्ययन किया है, लगभग 20 से 25 मिनट के वीडियो में। इतने तथ्यों को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसके बाद खेल जगत की गतिविधियां हैं। खेल जगत की गतिविधियों में शतरंज में फिर से नाम आएगा। विश्व चैंपियन गुकेश डी को हराकर भारत के प्रज्ञानंद टाटा स्टील मास्टर शतरंज विजेता बने। ठीक है, पंकज अडवाणी का नाम आएगा। जैसे ही पंकज अडवाणी का नाम आएगा मतलब आप समझ जाएंगे राष्ट्रीय व एशियाई दोनों स्नूकर खिताब जीतने में पंकज अडवाणी को क्या मिली, सफलता मिली। तो पंकज अडवाणी का नाम जानिए, डी गुकेश का नाम जानिए, प्रज्ञानंद का नाम जानिए। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हुए। सेना का टीम का पदक तालिका में शीर्ष स्थान, महाराष्ट्र व हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो 38वें राष्ट्रीय खेल, इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रही सेना, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे रही कहाँ की टोली, हरियाणा की टोली। ये भी आप वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। और अप्रैल के अंक में इतनी जानकारियां आपके लिए काफी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।